आदेश 40 इस पे बात होनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। और उत्तराखंड का पेपर अब आएगा और उत्तराखंड में रिसीवर जरूर पूछा जाएगा, और वो अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर यही पूछते हैं, कलेक्टर द्वारा अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और न्यायालय द्वारा। कलेक्टर द्वारा रिसीवर कब अपॉइंट किया जाएगा, किस नियम के तहत, और कोर्ट ये रिसीवर अपॉइंट कब करेगा, किस नियम में। तो आदेश 40 नियम 1, इसमें न्यायालय को रिसीवर अपॉइंट करने की शक्ति है। और आदेश 40 नियम 5, इसमें कलेक्टर को रिसीवर अपॉइंट करने की शक्ति है। और जहां तक रिसीवर का सवाल है, तो रिसीवर ऐसे अपॉइंट नहीं होगा जैसे टीआई मिल रहा था, जब टेम्परेरी इंजंक्शन की बात चल रही थी, तब यह कहा जा रहा था कि प्राइमा फेसी केस ये साबित होना चाहिए। जो प्राइमा फेसी केस का अर्थ लिया जा रहा था, वो प्राइमा फेसी केस का अर्थ यह था कि आपके पास एक ऐसा मामला होना चाहिए जिस पर बहस हो सकती हो मीनिंग दर जिसमें यह भी संभावना हो कि वो आपके पक्ष में निर्णित हो सकता है, और जिसमें यह भी संभावना हो कि वो विपक्षी के पक्ष में निर्णित हो सकता है। यद्यपि आपसे इस स्तर पर, यानी टीआई जिस लेवल पर आप मांगते हैं, उस लेवल पर इतना साक्ष्य प्रस्तुत करने की जो अपेक्षा है वो नहीं की जाती कि आप इतना साक्ष्य प्रस्तुत करो कि आपका मामला इतना साबित हो जाए कि आपके पक्ष में डिग्री पारित की जा सके। लेकिन फिर भी टीआई मांगने के लेवल पर आपसे इतनी अपेक्षा जरूर होती है कि आप कम से कम इतना साक्ष्य तो प्रस्तुत करो जिससे यह दर्शित हो कि मामले का निर्णय आपके पक्ष में भी हो सकता है। आप इतना प्रस्तुत कर दो कि मामले में डिग्री आपके फेवर में हो सकती, बहुत अच्छी बात है। आपका एग्जाम लिया गया, आपने 100% मार्क्स ये स्कोर कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मिनिमम 33% तो स्कोर करने ही होंगे, अदरवाइज आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे टीआई जब आप मांगेंगे, जिस स्तर पर मांगेंगे, और किस लेवल पर आप मांगेंगे, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जैसे ही वाद संस्थित हुआ उसके बाद कभी भी, किंतु निर्णय से पूर्व आप जब भी मांगे तो कम से कम आपको इतना साबित जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज टीआई आपको नहीं मिल सकता। लेकिन जब रिसीवर के अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जिसे हम लोग क्रिमिनल में देखते हैं कि जब आहूत करना है व्यक्ति को विचारण के लिए, यानी 204 का लेवल होगा जहां सिर्फ आहूत करना है विचारण हेतु, तो वहां कहता है वो कि यदि साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। 204 में लिखा है कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रपोज्ड अक्यूज देन ही विल सम्मन। लेकिन जब आरोप की विरचना की बात आएगी तो कहता है इतना साक्ष्य होना चाहिए जिससे युक्ति संगत रूप से उपधारित हो सके कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अंतर्गत विचारणीय अपराध किया है। शब्दों में फर्क आ गया। उसने कहा, वहां कहता है कि इतना साक्ष्य होना चाहिए जिससे प्रदर्शित होता हो कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है,
और यहां कहता है कि इतना साक्ष्य होना चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि युक्ति संगत रूप से यह उपधारित हो सकता है। उपधारित हो सकता है, सिर्फ इतना नहीं, युक्ति संगत रूप से उपधारित हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया युक्ति संगत रूप से, यानी एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य, उसके सामने वो सारा साक्ष्य रख दिया जाए जितना आरोप की विरचना के स्तर पर मौजूद है, तो उसका निष्कर्ष क्या होगा? उसका निष्कर्ष यह होगा कि इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया गया है। किया गया है मीनिंग देयर बाय, अगर कोई डिफेंस, अगर कोई किसी बचाव पर हम विचार न करें तो एक निष्कर्ष निकलता है कि आपने अपराध किया है, क्योंकि युक्ति संगत रूप से यह उपधारित किया जा सकता है कि इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया गया है। शब्द ये है, किया गया मीनिंग देयर बाय, ये दिख रहा है कि किया गया है। इसका मतलब यह हुए है कि साक्ष्य की मात्रा, उसकी इंटेंसिटी आरोप की विरचना के स्तर पर बढ़ गई। बात सिर्फ इतना कहा था कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, बस बात खत्म। केवल इतना शो हुआ कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, आहूत हो जाएगा। और इसीलिए आपको बताया गया था कि जब कंप्लेंट केस होता है तो 3 स्टेजेस पर साक्ष्य देने की अनुमति रहती है। प्रथम स्टेज, जब आपको 200 और 202 के लेवल पर अक्यूज आहूत किया जाए सिर्फ इस बात के लिए साक्ष्य देना है, तो सिर्फ इतना ही साक्ष्य देना पड़ता है कि वो आहूत हो जाए, यानी न्यायालय को यह समझ में आ जाए, न्यायालय के समक्ष ये स्थापित हो जाए कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। बात खत्म हो गई। और दूसरा लेवल जब आएगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो चूंकि यहां इतना प्रदर्शित करना है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार ही नहीं बल्कि युक्ति संगत रूप से उपधारित किया जा सकता है कि इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया गया है, तो वहां फिर से साक्ष्य देने का अवसर परवादी को मिलता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने 200 और 202 की स्टेज पर, यानी जब आहूत करने की बात थी, तो साक्ष्य उतना दिया ही ना हो। उसे लगाओ कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार सिर्फ इतना ही तो देना है, और उसने वो संपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही न किया हो। तो चूंकि अपराधों के मामले में प्रक्रिया थोड़ी कठोर रहती है, इसलिए फिर से परिवादी को मौका होगा कि वो उतना साक्ष्य प्रस्तुत करें। अब इस लेवल पर वो उतना भी प्रस्तुत कर सकता है कि जिससे युक्ति संगत रूप से ये उपधारित हो सके कि इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध किया गया, और यह भी वो कर सकता है कि वो इतना साक्ष्य प्रस्तुत कर दे जिससे एक साधारण बुद्धि के मनुष्य को यह लगने लगे कि प्रश्नगत अपराध हुआ है। और अगर उसने इतना प्रस्तुत कर दिया कि एक साधारण बुद्धि के मनुष्य को यह लगने लगे कि अपराध हुआ, तो पहली वाली स्टेज वो तो ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगी, तब तो कोई बात नहीं। और अगर उसने इतना प्रस्तुत नहीं किया, फिर गलती की और फिर सिर्फ उतना ही प्रस्तुत किया जिससे युक्ति संगत रूप से उपधारित हो सकता था कि प्रश्नगत अपराध अर्थात इस अध्याय के अधीन विचारणीय अपराध अभियुक्त ने किया है, सिर्फ इतना ही प्रस्तुत किया, तो 246 की स्टेज पर, यानी दोष सिद्धि और दोष मुक्ति के लिए जब साक्ष्य देने का अवसर आएगा, तो फिर से परिवादी को मौका मिलेगा कि वो चाहे तो अगर कुछ कमी बेसी रह गई हो तो फिर साक्ष्य दे। 3 स्टेजेस, और उसका कारण ही यही है कि तीनों जगह डिफरेंट लेवल का साक्ष्य चाहिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है
तो पुलिस का चूंकि ये दावा होता है कि हमने संपूर्ण साक्ष्य जितना उपलब्ध था सब संकलित कर लिया है, इसलिए कॉग्निजेंस की स्टेज पर, ये चार्ज की स्टेज पर अन्य साक्ष्य देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब एविडेंस की स्टेज आती है पर जहां वो कहता है कि अभियोजन का साक्ष्य, बचाव पक्ष का साक्ष्य, फिर कहता है सब साक्ष्य, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए, ये कहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुआ, सब साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में संकलित हुआ है। क्योंकि यह हो सकता है कि पुलिस ने उतना साक्ष्य न कलेक्ट किया हो जितना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस पर साक्ष्य का डिफरेंट स्तर, और इसीलिए रखा गया है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पर न्यायालय को जो काम करने हैं संकलित साक्ष्य के प्रकाश में, वे डिफरेंट हैं। कभी तो आहूत करना, कभी आरोप की विरचना करनी है, और कभी दोषियों दोषमुक्ति करनी है। यही स्थिति टीआई और रिसीवर की है। जब आप सिर्फ टेम्पररी इंजंक्शन मांग रहे हैं, आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें ये डिस्पोजल न करें प्रश्नगत संपत्ति से, क्योंकि आदेश 39 नियम 1 व 2 उनमें वो स्थितियां दी गई हैं जिनमें टेम्पररी इंजंक्शन यानी टीआई यानी अस्थायी व्यादेश नकारात्मक प्रकृति का जारी होगा। और आपसे कहा था कि मैंडेटरी इंजंक्शन यानी सकारात्मक प्रकृति का अस्थायी व्यादेश ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जारी होता है, सामान्यतः जारी नहीं होता। तो वहां सिर्फ आपको कुछ अधिकारों के उपयोग से रोके जाने की बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, आपकी दो भूमिकाएं होती हैं। एक, आप एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हो, सकारात्मक रूप से कुछ काम कर रहे हो और उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, तब आपको ज्यादा दोषी माना जाता है, आपकी दोषिता की मात्रा अधिक होती है। या एक्टिवली आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी प्रशंसा होती है, और पैसिवली अच्छा काम हो गया तो उसे कहते हैं रपट पड़े तो हर गंगा। ठीक है, ये पैसिवली परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसमें आपसे अच्छा काम हो गया, आपने किया नहीं। ऐसे ही आप मौनानुकूल बने रहे, आपने कुछ किया नहीं, एक्टिवली कुछ नहीं किया, लेकिन आपको पता था कि अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो वो होगा जो अशोभन है, जो ठीक नहीं है। जो भीष्म, द्रोणाचार्य आदि की भूमिका है वो यही है, पैसिवली वो सपोर्ट कर रहे हैं दुर्योधन को। उन्हें बोलना चाहिए उस परिस्थिति में, कर तो दुर्योधन रहा, एक्टिवली तो वही कर रहा है। तो दोषिता, कल्पेबिलिटी दुर्योधन की अधिक है, ज्यादा दंड पाएगा, लेकिन निर्दोष ये भी नहीं है। तो एक्टिवली काम को करना ये ज्यादा नुकसानदेह होता है, ये ज्यादा दंड का पात्र आपको बनाता है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन, आज्ञापक व्यादेश, क्योंकि एक्टिवली पार्टी को कुछ, पक्षकार को कुछ करने का आदेश देता है, ये ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मामले का अंतिम निस्तारण अभी बकाया है और वादी कहता है कि प्रतिवादी को आदेशित कर दिया जाए कि वो अमुक काम मेरे पक्ष में करे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रतिवादी के पास है, उसे इस स्टेज पर वादी के कथन मात्र के आधार पर या ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के आधार पर जिसके आधार पर यह संभावना है कि वादी के पक्ष में निर्णय होगा, संभावना तो यह भी है कि उसके पक्ष में निर्णय होगा। तो सिर्फ इन संभावनाओं के चलते
प्रतिवादी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का आदेश आखिर कैसे दे दिया जाए। इसलिए आज्ञापक व्यादेश रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उसी में मिलता है। जहां तक कुछ करने से रोकने की बात है, ये उतनी गंभीर बात नहीं है जितनी गंभीर बात है कुछ करने का आदेश देना। अब 10 काम करते थे, हमने कहा 9 करेंगे आप, ये उतनी गंभीर बात नहीं है जितनी गंभीर तब होगी जब आप कुछ नहीं करते हैं। ये 10 काम करते हैं और 11वां बता रहे हैं कि आप 11वां भी करेंगे, ज्यादा गंभीर बात है। इसलिए आज्ञापक व्यादेश समय के दृष्टिकोण से अस्थायी रूप से कानून में दिए जाने की जो बात की गई है वो विरल से विरलतम मामला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयर में भी यानी विरल में भी विरलतम, खाली दुर्लभ ही नहीं दुर्लभतम, ऐसे मामले में अस्थायी तौर पर आज्ञापक व्यादेश दिए जाने की बात हुई है। जहां तक टेम्परेरी इंजंक्शन इन निगेटिव फॉर्म है उसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो जनरली इशू हो जाते हैं। उनकी भी 3 स्थितियां आपको बताई गई हैं कि प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, इर्रिपरेबल लॉस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंसेस या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एप्लीकेंट के फेवर में होना चाहिए। लेकिन जहां तक रिसीवर की बात है, ये हार्शिएस्ट रेमेडी है, ये कठोरतम अंतर्वर्ती आदेश है, कठोरतम अंतर्वर्ती उपचार है। इसलिए ये अस्थायी व्यादेश जिन स्थितियों में दे दिया जाता है उनमें नहीं दिया जाएगा। हमने आपसे कहा था कि जब आप पर आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है तो आपको सेक्शन की बैकग्राउंड ये पता होनी चाहिए। अगर सेक्शन की बैकग्राउंड नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न होता है उसका उत्तर नहीं दे सकते। ये हार्शिएस्ट रेमेडी है, ये सिर्फ इसलिए आपको नहीं मिल सकती कि इसे दे दिए जाने पर भी दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं होता। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जब हम लोगों ने टीआई में देखा था तो वहां यही था कि या तो टीआई देने से दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं हो रहा था इसलिए दिया जा रहा था, या एक पक्ष को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था कि उसकी तुलना में दूसरे पक्ष का नुकसान उतना महत्व का नहीं था। यानी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये एप्लीकेंट के फेवर में था। वहां भी अगर नुकसान नहीं हो रहा है, इर्रिपरेबल लॉस नहीं हो रहा है, यानी वादी ये शो नहीं कर सका कि इर्रिपरेबल लॉस हमें होगा, तो वहां भी नहीं मिलेगा, तो वहां भी नहीं मिलेगा। आप कहें कि इर्रिपरेबल लॉस तो नहीं हो रहा, लॉस तो हो रहा लेकिन वो कैसा है, अपूरणीय नहीं है, पूरा किए जाने योग्य है, लेकिन फिर भी अगर दे दिया जाए तो नुकसान क्या, इन्हें तो कोई नुकसान होता नहीं, तो वहां भी नहीं मिलेगा, तो वहां भी नहीं मिलेगा। अपूरणीय क्षति ये तो कंडीशन प्रेसिडेंट है ही, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं होगा, यहां बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और ये सब इस सब का कोई मतलब नहीं। यहां सिर्फ एक बात कि प्रॉपर्टी की रक्षा। रिसीवर होता कौन है, रिसीवर कहते किसको, ये डिफाइंड नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। सीपीसी में जहां परिभाषा खंड दिया धारा 2 में, वहां कोई परिभाषा रिसीवर की नहीं दी है। लेकिन रिसीवर उस व्यक्ति को कहते हैं, और ये डेवलप कैसे हुई, रिसीवर के कार्यों से डेवलप हुई है। परिभाषा कई बार आपके कार्यों से डेवलप होती है। उनका बदतमीज आदमी कौन, जो समाज में आचरण के स्थापित मानकों का पालन न करे, वही बदतमीज है। बदतमीज कहीं डिफाइन थोड़ा ही है, परिभाषित थोड़ी है कि बदतमीज कौन, अपराधी परिभाषित है।
अपराधी कौन? जो अपराध करता है। अपराध क्या है? विधि द्वारा प्रतिष्ठित और दंडनीय है। जो विधि द्वारा सिर्फ प्रतिषिद्ध ही नहीं है, प्रोहिबिटेड ही नहीं है, बल्कि पनिशेबल भी है, वो अपराध है। उसे जो करेगा वो अपराधी है। लेकिन बदतमीज ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो बदतमीज कौन, परिभाषित कौन, उसके कार्यों के आधार पर डिफाइन होगा कि जो आचरण के स्थापित मानक, आचरण बल्कि सदाचरण कहें, जो सदाचरण के स्थापित मानक, समाज में जो मानक यानी स्टैंडर्ड, जो गुड कंडक्ट के, सदाचरण के स्थापित मानक हैं, स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आचरण नहीं करता, वो बदतमीज है। तो हमेशा फिर कार्यों से डेफिनेशन निकलती है। हमने कहा था कि टीआई इक्विटेबल रेमेडी है, साम्यिक अनुतोष है, रिसीवर भी इक्विटेबल रेमेडी है, साम्यिक अनुतोष है। और इसलिए हर मामले में रिसीवर अपॉइंट नहीं होगा, उन्हीं मामलों में अपॉइंट होगा जिन मामलों में इसे अपॉइंट किया जाना उचित है। और टीआई की तरह यह भी चांसरी न्यायालयों के द्वारा विकसित किया गया अनुतोष है। जैसे व्यादेश, ये चाहे वो अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, ये अनुतोष इंग्लैंड में चांसरी न्यायालयों द्वारा विकसित है। और कालांतर में इस अनुतोष को जो चांसरी न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था, सभी देशों में विधिक मान्यता, इनेक्टेड लॉ में मान्यता दे दी गई। इसलिए आज ये इक्विटेबल अनुतोष लॉ के आधार पर, कानून के प्रावधानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। लेकिन है ये मूलतः साम्यिक अनुतोष। जैसे आप कुछ भी हो जाए तो मूलतः तो मानव ही रहेंगे, मूलतः कुछ और तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये है इक्विटेबल रेमेडी, मूलतः फंडामेंटली ये इक्विटेबल रेमेडी है। तो इसे रिसीवर, ये भी चांसरी न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया अनुतोष। और चांसरी न्यायालयों ने इन्हें जिन परिस्थितियों में और जिन कार्यों के लिए विकसित किया, वे ये है कि चांसरी न्यायालय को जब लगता था कि सूट प्रॉपर्टी, सूट प्रॉपर्टी यानी वाद की विषय वस्तु, ये संपत्ति है और संपत्ति को संकलित किए जाने, यानी रियलाइजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। रियलाइजेशन का मतलब यह हुआ, तुम्हारे पास मकान का किराया है, लेना है, तो रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, संरक्षित करना, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, सुरक्षित किया जाना, रियलाइजेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन। या अगर जंगम संपत्ति है तो उसे कलेक्ट किया जाना है, ठीक है, संकलित किया जाना है, या रिसीव किया जाना। देखिए, रिसीव कोई आपको देता है तब आप करते हैं, और संकलित अपने एक्टिव काम के द्वारा करते हैं। इसलिए दोनों में संपत्तियां प्राप्त करते हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी रिसीविंग ये अलग है और कलेक्शन ये अलग है। कलेक्शन आप स्वयं की शक्ति से करते हैं, आप गए, आपने चीजों को कलेक्ट किया, और रिसीव आप कुछ नहीं कर रहे, कोई आया, उसने दिया और आपने रिसीव किया। तो शब्दों के अर्थ को फंक्शनली समझना चाहिए, क्रियात्मक स्वरूप में समझना चाहिए, तब वो ज्यादा समझ में आते हैं। जैसे हम समाजोचित संविदा बता रहे थे, तो इनका सवाल आ रहा था कि फिर जीवन बीमा की संविदा ये किस प्रकार की है, क्योंकि हमने ये कहा था कि जीवन बीमा की संविदा समाजोचित नहीं है। बाकी सब संविदाएं, चाहे वो अग्नि बीमा हो, चाहे भवन बीमा हो, चाहे दुर्घटना बीमा हो, वो सॉरी आपका बाइक का बीमा हो, सब समाश्रित है, क्योंकि सब घटनाओं पर आश्रित है। जीवन बीमा समाश्रित नहीं है, क्योंकि वो जिस घटना के बाबत किया जाएगा वो घटना निश्चित है, बिल्कुल तय है, होगी, मृत्यु।
कब होगी ये नहीं मालूम, लेकिन होगी 100%, तो वो समाश्रित हो ही नहीं सकती। यही टीपीए में भी है कि अगर मृत्यु की घटना घटित होने पर किसी को कोई संपत्ति में हित प्राप्त दिया जाएगा तो वो हित कैसा होगा? निहित। संबंधित व्यक्ति निहित हित प्राप्त करेगा, क्योंकि मृत्यु एक निश्चित घटना है, वो समाश्रित नहीं हो सकती। तो इनका सवाल था कि अगर जीवन बीमा समाश्रित नहीं है, फिर वो किस प्रकार की संविदा है? उस समय तो हम एडजस्ट हो चुके थे, क्योंकि लास्ट 1 घंटे बोलने के बाद मन भी नहीं होता। तो पहले तो अंतर देखिए, फंक्शनली अंतर देखिए, और जब फंक्शनली अंतर देखेंगे आप तो अपने आप समझ में आएगा। पहली चीज तो समाश्रित, ये बात हो गई कि वो संविदा समाश्रित है जो घटना पर आश्रित है। मृत्यु एक निश्चित तथ्य है, इसलिए वो घटना नहीं है। जो अनिश्चित हो तो उस पर आश्रित संविदा समाश्रित नहीं हो सकती। पहला तो अंतर यही आ गया। दूसरा अंतर देखें, अन्य प्रकार की संविदाओं में क्या होता है? जितनी क्षति हुई उतना ही मिलेगा। आपके बाइक का इंश्योरेंस है, जितनी टूटी उतना मिलेगा, ठीक है? ये नहीं है मेडिक्लेम है आपका, जितना खर्च हुआ उतना ही मिलेगा। ये नहीं 3 लाख की पॉलिसी है तो 3 लाख रुपए आपको मिल गए, चाहे खाली एक ड्रेसिंग ही हुई, ऐसा नहीं होता। जबकि मृत्यु बीमा, जीवन बीमा में क्या होगा? मृत्यु तो ना कहें, अच्छा नहीं लगता, जीवन बीमा, हालांकि मृत्यु बीमा भी कह सकते हैं, लेकिन जीवन बीमा ही कहा जाता है। अच्छी बात बोली जाती, खराब बात बोली नहीं जाती, वो समझी जाती है, ठीक है? तो जीवन बीमा, इसमें मृत्यु हुई फिर पूरा बीमा मिलेगा, पूरा बीमा, मतलब उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती, जबकि अन्य बीमाओं में होगी। यहां एक प्रकार का आश्वासन यह दिया जाता है, किसकी ओर से? इंश्योरर की ओर से, कि अगर कोई क्षति हुई तो हम पूरा पूरा देंगे, पूरा पूरा। वहां क्षतिपूर्ति होती है अन्य प्रकार के जो बीमा है। तो ये सद्भाव की बीमा की संविदा, आश्वासन संविदा, ये सब कहा जा सकता है, लेकिन ये समाश्रित संविदा नहीं, समाश्रित संविदा नहीं, और क्षतिपूर्ति की भी नहीं है। आपसे यह भी पूछा जाता है, क्या जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा? नहीं है। जीवन बीमा एक स्पेशल यूनिक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो सद्भाव पर, वचन पर आधारित है। वह क्षतिपूर्ति नहीं होती है। क्षतिपूर्ति का तो मतलब जितनी क्षति उतनी पूर्ति, और मानव जीवन तो अनमोल है, लाकीमत है, आप उसकी कीमत कैसे आंकेंगे? तो क्षतिपूर्ति का कोई सवाल ही नहीं। तो बिल्कुल डिफरेंट फीचर है जीवन बीमा का। तो चीजों को फंक्शनली समझना चाहिए। तो रिसीवर, इसे आप फंक्शनली समझेंगे तो काय के लिए चांसरी कोर्ट इसे तब अपॉइंट करता था जब जो सूट ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो वाद की विषय वस्तु है, उसे संकलित किए जाने की जरूरत है, उसे रियलाइज करने की जरूरत है, उसे सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है, उसका लेखा दिया जाना है, उसका अकाउंट दिया जाना है। और न्यायालय ये उचित समझता है कि ये वाद के दोनों पक्षकारों में से किसी के पास नहीं रहनी चाहिए। वाद के दोनों पक्षकारों में से किसी के पास नहीं होनी चाहिए, ये अनुचित होगा कि वाद के दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के पास वो संपत्ति बनी रहने दिया जाए। ये न्यायालय को ठीक नहीं लग रहा है। तब वो एक व्यक्ति अपॉइंट करता है अपनी ओर से, जो निष्पक्ष व्यक्ति होता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रिसीवर पक्षकारों में से किसी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट है। सामान्य तौर पर पक्षकारों को रिसीवर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अपवादिक स्थितियों में वो भी हो सकता है।
अदरवाइज वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है जो न्यायालय की ओर से नियुक्त है और जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो उन शक्तियों का उपयोग करे वाद की विषय वस्तु के संबंध में, जो शक्तियां उसे वाद की विषय वस्तु के संबंध में उपयोग करने के लिए न्यायालय के द्वारा दी जाए। और ये शक्तियां होती कौन सी है कि उस प्रॉपर्टी से जो किराए आदि पैदा हो रहे हैं उनको संकलित करे, उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए यानी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ किया जाना है वो सब करे। यदि कोई मुकदमा वगैरह उस पर आ रहा है उस प्रॉपर्टी पर, तो उस मुकदमे में डिफेंड करे, बचाव करे, प्रतिरक्षा करे। अगर उसे कोई मुकदमा दायर करने की जरूरत है उस प्रॉपर्टी की सुरक्षार्थ तो वो करे। और ये सब वो अपनी शक्ति के आधार पर कर सकता है, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी शक्ति के आधार पर किया, न्यायालय ने उसे शक्ति दे दी। पहली बात तो उसके पास कोई शक्ति नहीं होती जब तक न्यायालय न दे, तो न्यायालय जो जो शक्तियां उसे दे देगा वे शक्तियां उसकी रहेंगी और वह उन शक्तियों का उपयोग स्वयं न्यायालय की अनुमति के बिना कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया और नुकसान हुआ तो वो पर्सनली लायबल होगा। इसलिए उसे अपने प्रत्येक काम के लिए, भले ही उसकी शक्ति के भीतर है, वो न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। और चूंकि वो स्वयं न्यायालय द्वारा नियुक्त है, न्यायालय चाहता है कि बात की विषय वस्तु की सुरक्षा हो, और न्यायालय यह भी देख रहा है कि बात के दोनों पक्षकारों में से किसी को इस काम को सौंपा जाना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने रिसीवर अपॉइंट किया है। तो वास्तव में रिसीवर न्यायालय के प्रति जवाबदेह है और न्यायालय रिसीवर के माध्यम से वाद की विषय वस्तु का प्रशासन वाद की लंबितावस्था में करता है। इसे मूल रूप से रिसीवर के माध्यम से न्यायालय ही काम कर रहा है, यानी न्यायालय द्वारा दी गई शक्ति उसी का उपयोग रिसीवर कर रहा है, उससे ज्यादा कर नहीं सकता। यानी रिसीवर को जो शक्ति मिल रही है वो न्यायालय से प्रत्यायोजित है, डेलीगेटेड है। डेलीगेटेड शक्ति क्या होती है ये किसी दिन और बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप मोटे में इतना समझ सकते हैं कि जब आपको शक्ति किसी स्रोत से प्राप्त होती है, आपकी स्वयं की वो शक्ति नहीं होती, ठीक है, आपके पास कोई पद है और उसके कारण से आपको कोई शक्ति प्राप्त हो रही, तो वो पद, वो शक्ति आपकी है। लेकिन ऐसा नहीं, जब किसी स्रोत से आपको कोई शक्ति प्राप्त हो रही है तो स्रोत से प्राप्ति शक्ति का जो नाम है वो क्या होता है? प्रत्यायोजित शक्ति या डेलीगेटेड पावर। क्योंकि न्यायालय से ये शक्ति आ रही है, न्यायालय ने अपनी शक्तियां, न्यायालय से ये शक्ति आ रही ये नहीं, बल्कि न्यायालय ने अपनी शक्तियां, डेलीगेटेड पावर का यही बिल्कुल ठीक एप्रोप्रिएट, ठीक है, एनालिसिस होगा कि जब आप दूसरे की शक्तियों का उपयोग, अपनी नहीं दूसरे की शक्तियों का उपयोग उसकी अनुमति से करते हैं, तो आप प्रत्यायोजित शक्ति का इस्तेमाल करें। हमने कह दिया कि ये करें तो ऐसे मान लो हम ही कर रहे हैं। अब आप जिस शक्ति का उपयोग करेंगे दैट विल बी द डेलीगेटेड पावर, वो डेलीगेटेड प्रत्यायोजित शक्ति है। तो चूंकि यहां न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग रिसीवर से करवा रहा है, या यूं कहें वो बात की विषय वस्तु के संबंध में जिन शक्तियों का उपयोग करना चाहता है वो रिसीवर के माध्यम से उन शक्तियों का उपयोग कर रहा है, इसलिए रिसीवर के पास प्रत्यायोजित शक्ति है। और जो शक्ति आपको प्रत्यायोजित हुई उसे आप आगे प्रत्यायोजित कैसे कर देंगे? क्योंकि हमने कहा कि अगर हम करें, ये करें तो मानना हमने ही किया है, तो आप ये कैसे कह देंगे कि अगर मिस्टर ए करें तो मानना कि इन्होंने किया है? ये तो कही नहीं सकते। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने किया है ये मान ले, क्योंकि आपके पास तो वो शक्ति है ही नहीं, वो तो हमने दी है, तो मूल स्रोत तो हम है। इसलिए डेलीगेटेड जो ताकत होती है उसे आगे डेलीगेट नहीं किया जा सकता, तो रिसीवर अपनी ताकत को डेलीगेट नहीं कर सकता। और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि बात की विषय वस्तु सुरक्षित, संरक्षित
ठीक है, रियलाइज किए जाने की जरूरत है, और यह काम वाद के किसी पक्षकार से कराया जाना उचित नहीं होगा। तब तो अपनी एक्सटेंडेड आर्म के रूप में अपनी जो प्राधिकारिता है उसका विस्तार करते हुए एक निष्पक्ष व्यक्ति को रिसीवर अपॉइंट कर देता है, उसे ये ताकत सौंप देता है कि जो कुछ जरूरी हो वाद की विषय वस्तु के संरक्षण आदि के प्रयोजन से वो सब वो करे, और उसका एक नाम रख दिया गया रिसीवर। वो रिसीवर क्योंकि वो रिसीव करता है चीजों को कहीं ना कहीं, तो उसका नाम एक रिसीवर हो गया। और ये हार्शियस्ट रेमेडी है, ये वाद के पक्षकार के आवेदन पर भी दी जा सकती है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, और इवन स्ट्रेंजर उसके आवेदन पर भी दी जा सकती है यदि कि वाद की विषय वस्तु में स्ट्रेंजर का हित है। आप अक्सर देखते हैं कॉलेजेस में, अक्सर रिसीवर कॉलेजेस में अपॉइंट होते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, यानी संस्थाओं में। कोई संस्था उसके दो कमेटी है, दोनों मैनेजमेंट कमेटी, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि असली मैनेजमेंट कमेटी हम हैं। अब कौन सी असली मैनेजमेंट कमेटी है इस पर निर्णय होना है, लेकिन चूंकि संस्था है उसका संचालन जरूरी है, और उसका उस संस्था का संचालन दोनों कमेटीज में से किसी को दिया जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए न्यायालय अक्सर वहां रिसीवर अपॉइंट कर देता है। रिसीवर उस संस्था का संचालन करेगा। दोनों पक्षकार रिसीवर अपॉइंट करवा सकते हैं, या उस संस्था से जो लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कॉलेज है तो कॉलेज के विद्यार्थी वो स्ट्रेंजर हैं उस सूट में अजनबी है वो, क्योंकि वो सूट दोनों मैनेजमेंट कमेटी के बीच है, लेकिन स्ट्रेंजर, इफ द स्ट्रेंजर हैज ए इंटरेस्ट इन द सूट प्रॉपर्टी, देन ही मे अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, एंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेंजर द रिसीवर कुड आल्सो बी अपॉइंटेड। ये भी हो सकता है, तो न्यायालय रिसीवर अपॉइंट कर दे स्ट्रेंजर के कहने पर, यह भी संभव है। और कुछ मामलों में ऐसा कहा गया है कि न्यायालय सुमोटो मीनिंग देयर बाय स्वप्रेरणा पर अपने आप भी रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसके विरोध में भी डिसीजन आए हैं कि न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम इसी मत के हैं कि स्वप्रेरणा से उसे कर देना चाहिए। कोई पार्टी अप्लाई नहीं कर रही तो क्या करें, स्ट्रेंजर भी नहीं आ रहा और हमें लग रहा है, और जो भाषा लिखी है अभी देखेंगे उसमें भी कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों तरफ मामला है। अच्छा, अगर पार्टी अप्लाई कर रही है, यानी वादी या प्रतिवादी अप्लाई कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? तो प्राइमा फेसी केस साबित करने से काम नहीं चलेगा, जैसा टीआई में चल गया था। यहां आपको साबित करना पड़ेगा कि यू हैव ए वेरी एक्सीलेंट चांस टू गेट सक्सेस इन द सूट। दीज आर द वर्ड्स। आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि यू हैव ए वेरी एक्सीलेंट चांस। अगर आप चाहते हैं रिसीवर अपॉइंट हो and you are going to file an application for the appointment of the receiver, then you must produce such evidence which has a capacity to show that you have a very excellent chance to get success in that suit. तभी रिसीवर आपके कहने पर अपॉइंट होगा। कारण यह कि रिसीवर अपॉइंट होते ही दूसरा पक्ष उस संपत्ति के संबंध में अपने समस्त अधिकारों से वंचित हो जाएगा, और वो सारे अधिकार रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा कहना तो उचित नहीं है, पहुंच सकते हैं, क्योंकि सूट प्रॉपर्टी के बारे में न्यायालय जो शक्तियां रिसीवर को देगा उसे सिर्फ वही शक्तियां होंगी, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि मैनेजरियल पावर सारी उसी के पास पहुंच जाती है, और अपनी संपत्ति का प्रबंध करना ये हर व्यक्ति का अधिकार है, ये तो कोई नहीं छीन सकता। ये महत्वपूर्ण घटक है स्वामित्व का।
इसलिए नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता जनरली कि अगर कोई पक्ष किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में है तो उससे कब्जा लेकर किसी रिसीवर को दे दिया जाए। नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनली यह हो सकता है। लेकिन एक्सेप्शनली का मतलब एक्सेप्शनली ही होता है। तो रिसीवर के अपॉइंटमेंट के संबंध में जो सिद्धांत हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ इसलिए नहीं अपॉइंट हो सकता कि आपके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, आपको साबित करना होगा कि यू हैव ए वेरी एक्सीलेंट चांस टू गेट सक्सेस इन दैट सूट। ये इसलिए भी अपॉइंट नहीं हो सकता कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं नुकसान हो या न हो। फिर भी ये तब तक अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय की राय में वाद की जो विषय वस्तु उसका संरक्षण, उसका संरक्षण के साथ साथ प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन दोनों चीजें, ठीक है, ये जरूरी है। और न्यायालय वाद के किसी पक्षकार के द्वारा ये नहीं करवाना चाहता। ये कठोरतम हार्शियस्ट रेमेडी है। और अगर किसी पक्षकार के कब्जे में बात की विषय वस्तु तो नॉर्मली न्यायालय को ये अपॉइंट नहीं करना चाहिए। और ये अंतर्वर्ती आदेश ही है, ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट। इसका जीवन कब तक होगा, एक सवाल ये उठता है। तो जब तक वाद चल रहा है तब तक, या न्यायालय ने अपने आदेश में ही कहा कि अमुक समय तक, यानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या अमुक घटना तक, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक रिसीवर का कार्यकाल रहेगा। तो रिसीवर का कार्यकाल उस समय तक रहेगा। और टीआई की भांति ही इसका कार्यकाल भी निर्णय हो जाने के बाद भी जारी रह सकता है। जैसे टीआई का कार्यकाल निर्णय होने के बाद भी जारी रह सकता, वैसे ही रिसीवर का भी। और चूंकि अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 जो किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं कराई जा सकती, तो रिसीवर भी बेगार में हम क्यों करें किसी का काम। तो इसलिए रिसीवर को रिमनरेशन यानी वेतन ये भी दिया जाएगा। और वो इस बात का अधिकारी भी होगा कि अगर वो उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके लिए वो रिसीवर है कोई संविदा करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से यानी उस संविदा का अगर पालन ना हो तो पालन के लिए प्रतिकर आदि देने के दायित्व के अधीन वो नहीं आएगा। हां, अगर उसने अपनी गलती से सूट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी संपत्ति बेचकर भी वसूली हो सकती। और रिसीवर का यह भी दायित्व है कि वो सूट प्रॉपर्टी की उसी सावधानी और बुद्धिमानी से सुरक्षा करे, नुकसान सुरक्षा करे, मीनिंग दरवाजे सूट प्रॉपर्टी को उसी सावधानी और बुद्धिमानी से नुकसानों से बचाए जिस सावधानी और नुकसानी से वो अपनी संपत्ति को बचाएगा। ये कोई भी साधारण बुद्धि का मनुष्य अपनी संपत्ति को बचाएगा। ये नहीं पानी बरस रहा है और गेहूं पड़ा है, उन्होंने कहा हमारा थोड़ी है, पड़ा रहने दो, हमने थोड़ी डाला, ये नहीं चलेगा। जैसे आप घरों कह देते हैं हमने थोड़ी किया, हम क्यों करें। तो आपने नहीं किया होगा लेकिन फिर भी आप ही करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने थोड़ी गेहूं तो खेत में ही पैदा हुआ, हम क्या करें, पानी बरसने लगा। तो जो कुछ तब आप करते जब आपका होता वो वही अगर आपने किया और फिर भी नुकसान हुआ तब कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आपकी नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, ठीक है, या आपने बुद्धि का उचित उपयोग नहीं किया और इस वजह से नुकसान हुआ तो फिर आप दायी। ठीक है, अब हम लोग रिसीवर को देखेंगे इनेक्टेड फॉर्म में जो कानून दिए गए। कहता रिसीवरों की नियुक्ति, कहता जहां न्यायालय को यह न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा। अब आप देखें यहां पर उसने ये नहीं कहा कि वादी के आवेदन पर, प्रतिवादी के आवेदन पर
या स्वप्रेरणा से कुछ भी नहीं कहा उसने। तो इसलिए इस ढंग की मर्यादा लगाना कि साहब जो है स्वप्रेरणा से न्यायालय नहीं कर सकता ऐसा, ये हमें तो उचित नहीं लगता। बाकी डिसीजन दोनों तरफ। तो सिर्फ इतना ही कहा जहां न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है, और यहां न्याय संगत और सुविधापूर्ण इन शब्दों की व्याख्या ऐसे ली जाती है, व्हेन यू हैव ए वेरी एक्सीलेंट चांस टू गेट सक्सेस इन द सूट। न्याय संगत और सुविधापूर्ण दोनों शब्द कहें उसमें, खाली सुविधापूर्ण नहीं कि दूसरे को नुकसान नहीं होगा इसलिए अपॉइंट कर दिया जाए, ये कन्वीनियंट होगा, नो, न्याय संगत ये भी होना चाहिए। और न्याय संगत जब एक व्यक्ति कब्जे में है या एक व्यक्ति सूट प्रॉपर्टी का प्रबंध कर रहा है, तो किसी निष्पक्ष आदमी को सूट की प्रॉपर्टी का प्रबंध क्यों सौंप दिया जाए? आखिर दोनों मैनेजमेंट कमेटी लड़ रही है, तो एक मैनेजमेंट कमेटी असली, ये निष्पक्ष आदमी क्यों घुस जाए बीच में? लेकिन न्याय संगत यह है कि फिलहाल दोनों दूर रहे उससे, और एक निष्पक्ष आदमी आए, वो न सिर्फ वाद की संपत्ति का संरक्षण करे, बल्कि वाद की संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखे, और यदि कहीं प्रॉपर्टी बटी हुई है तो उसे संकलित भी करे और उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जो वास्तव में उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। इसलिए न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिग्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा। यानी डिग्री के पहले ही रिसीवर अपॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, डिग्री के पश्चात भी हो सकता है, डिग्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा। हमने यही स्थिति आपको टीआई में दिखाई दी थी, उसने कहा डिग्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा। और मूर्खों से बहस की कोई जरूरत नहीं है। आप कचहरी में जाएंगे, कई बेवकूफ आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता, तो ना उन्हें बताने की जरूरत है, ना उनसे बहस करने की जरूरत है, कुछ नहीं, उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती, तब ये बातें पता लगती। उन्हें अपनी मूर्खता के साथ जीने दीजिए, उनके बारे में ईश्वर से कृपा करिए, उनसे कहिए कि एंजॉय योर फूलनेस, अपनी मूर्खता को आप एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसने साफ कहा डिग्री के पहले या पश्चात नियुक्त कर सकेगा, किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा जब, और इसीलिए हार्शेस्ट रेमेडी है, इसीलिए इन जनरल इसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है कि when the suit property when the suit property is in possession of a party, तो कोर्ट उसको भी लेकर के रिसीवर को दे सकता। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली तो रूल यही है कि अगर किसी के पोजीशन में तो न ले, क्योंकि पेंडेंसी है सूट की। आप रिसीवर अपॉइंट कब करेंगे? आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कभी भी, डिग्री के पहले या पश्चात। डिग्री के पहले स्थिति कब आई? यानी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टिल, ठीक है, पासिंग ऑफ द डिग्री, ये बीच का, यानी बात की लंबिता अवस्था, यानी जैसे ही दायर हुआ वैसे ही रिसीवर अपॉइंट हो सकता है। रिसीवर अपॉइंटमेंट से पहले प्रतिवादी को सूचना देनी चाहिए या नहीं, इस संबंध में स्थिति ठीक वही है जो टीआई की है कि अगर मामला आपत्तिक है तो सूचना देने की जरूरत नहीं, और अगर आपत्तिक नहीं है तो बुला लीजिए, ज्यादा उचित। लेकिन दोनों ही दशाओं में कब्जा हटाया जा सकता है, यद्यपि नॉर्मली नहीं हट सकता। उसे रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध का सुपुर्द कर सकेगा, तो हटाएगा तो इसीलिए, इसलिए थोड़ी हटाएगा तुमसे हटा के हम बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे। तो रिसीवर के अभिरक्षा, कब्जे या प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा, तथा वादों के लाने और वादों में प्रतिरक्षा करने के बारे में, और संपत्ति के आपन, प्रबंध, संरक्षण, परिरक्षण, आपन माने रियलाइजेशन, प्रबंध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार, यानी इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। यही नहीं कि जितनी हमें मिली सिर्फ उतनी रखेंगे। खेत हमें मिला, रिसीवर हमें, ट्यूबवेल लगवा देंगे हम, उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, उसकी फेंसिंग करा देंगे, जानवर नहीं घुसेंगे, इंप्रूवमेंट भी करने की ताकत हो सकती है। लेकिन ये सारी ताकतें वही होंगी जो न्यायालय देगा, नहीं देगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट न्यायालय वो सारे काम कर रहा है, लेकिन न्यायालय चूंकि कर नहीं सकता इसलिए वो रिसीवर अपॉइंट कर रहा है। ही इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक ए एजेंट ऑफ द कोर्ट।
और ये सुप्रीम कोर्ट ने जगत तरानी वर्सेस नाभाचंद दास ऐसे करके एक मुकदमा है, उसमें रिसीवर की शक्तियों के बारे में जब कहा है तो यही कहा है कि एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द कोर्ट। न्यायालय उसके माध्यम से सूट प्रॉपर्टी का प्रशासन करता है, इसलिए उसे वही शक्तियां मिलेंगी जो न्यायालय उसे अभिव्यक्त रूप से देगा। कहता है वेद तथा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी किराए पर उठानी पड़े तो दस्तावेजों को निष्पादन करने की जरूरत भी हो सकती है। और ऐसी सभी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की हैं या उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे, ऐसी सभी शक्तियां जो स्वामी की होती हैं सूट प्रॉपर्टी के संबंध में, या स्वामी की कोई भी शक्ति, यानी एक दो शक्तियां जो न्यायालय ठीक समझे। तो जो शब्द आएगा जो न्यायालय ठीक समझे वो सभी शक्तियों के साथ भी पढ़ा जाएगा और कोई शक्ति के साथ भी पढ़ा जाएगा। जो न्यायालय ठीक समझे रिसीवर को प्रदत्त कर सकेगा। यहां पे बिल्कुल तय है कि द रिसीवर कैन नॉट एंजॉय सच ए पावर व्हिच हैज नॉट बीन गिवन टू हिम बाय द कोर्ट। ठीक है, ये आपका और ये रिसीवर की शक्तियां हैं। कहता है इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा, यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का संपत्ति पर से कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे ऐसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी पक्षकार को नहीं है। आपने कॉलेज में रिसीवर अपॉइंट किया और रिसीवर कहे कि हम मैनेजर हटा, वो हम प्रिंसिपल हटा देंगे, तो वाद के पक्षकार भी नहीं हटा सकते थे। या किसी टीचर को हटा देंगे तो वो तो विभागीय नियमों के मुताबिक हटेगा, आप कैसे हटा देंगे? तो ये शक्ति रिसीवर को न्यायालय भी नहीं दे सकता कि यदि आप किसी कर्मचारी का आचरण ठीक ना पाए तो उसे हटा दें। ये ताकत न्यायालय भी देना चाहे तो न्यायालय दे नहीं सकता। ठीक है, आगे कहता है पारिश्रमिक। न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा। तो वो तो सीधी बात है, आप किसी से बेगार तो करा नहीं लेंगे। आपको रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक ये तो रिसीवर को देना ही पड़ेगा। तो वो हमने आपसे कहा भी है और यहां लिखा भी है कि आपको देना होगा। फिर कहता है कर्तव्य, व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ द, और यही पूछी जाएंगी कौन सी उसकी शक्तियां कौन सी है और उसकी ड्यूटीज क्या है और उसे अपॉइंट करने के प्रिंसिपल क्या है। ये जब आपका टिप्पणी या फाइनल उसमें आता है, मतलब विस्तर सूत्र में, तो उसे रिसीव अपॉइंट करने का जो नियम है वो आपको होता है हार्शेस्ट रेमेडी है। जब तक बहुत अच्छे चांस ना हो तब तक अपॉइंट नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर जब कोई कब्जे में हो तो अपॉइंट नहीं करना चाहिए। वो सारे उसकी वो है प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट के लिए शक्तियां ऊपर जो न्यायालय दे दे। ठीक है, पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए। उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? तो जिम्मेदारियां उसने कहा इस प्रकार नियुक्त किया गया हर रिसीवर, इस प्रकार यानी ऊपर जैसे बताया गया है वैसे न्यायालय के आदेश द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया हर रिसीवर संपत्ति की बाबत जो कुछ प्राप्त करेगा उसका सम्यक रूप से लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति यदि कोई हो देगा जो न्यायालय ठीक समझे। सम्यक रूप से लेखा देने के लिए यानी ड्यूली अकाउंट। आप ये बात अगर न्यायालय मांगेगा तो जैसी प्रतिभूति मांगे, वो कहे एक जमानती दो तो एक जमानती देना पड़ेगा, वो कहेगा दो जमानती दो, जो प्रतिभूति वो कहेगा बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, जो प्रतिभूति वो मांगे वो प्रतिभूति देनी पड़ेगी रिसीवर को, इस आशय की कि वो ऐसी संपत्ति जो जिसके लिए वो रिसीवर अपॉइंट हो रहा है उस संपत्ति का समुचित लेखा, उचित जैसा लेखा होना चाहिए उसका वैसा लेखा रखेगा, अकाउंट रखेगा, यानी आय व्यय का हिसाब, लेखा यानी अकाउंट यानी आय व्यय का हिसाब ये रखेगा। जो कुछ वो प्राप्त करेगा संपत्ति उसका लेखा रखेगा और लेखा रखने के लिए कि हम रखेंगे इसके लिए न्यायालय कोई प्रतिभूति चाहता है तो वो प्रतिभूति देगा। और जब लेखा रखेगा तो जब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी तो वो करेगा। और लेखा किस ढंग से वो रखेगा ये भी न्यायालय बताएगा। देखिए कहेगा अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में देगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसे प्रारूप में देगा। यानी न्यायालय कह सकता है कि पूरा हिसाब बनाकर लाओ जिसमें आय अलग दिखाओ व्यय अलग दिखाओ। ठीक है, और मिसलिनियस खर्चे जैसे रिक्शे वाले को कुछ पैसा दिया या टाइप कराया तो मिसलिनियस खर्चे उसको
एक हेड बनाओ जिसमें मिसलिनियस खर्च डालोगे, ये टैक्सेस जो लगे गवर्नमेंट के उनका हेड अलग बनाओगे, सर जो आपने खर्च किया इंप्रूवमेंट पे वो उसका हेड अलग बनाओगे और बचत दिखाओगे, ऐसे प्रारूप में जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे। और ऐसी अवधि में न्यायालय यह भी कह सकता कि वीकली, फोर्टनाइटली यानी पाक्षिक तौर पर यानी 15 दिन में, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, हाफरली, ईयरली, जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि पर और ऐसे प्रारूप में जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे। अपने द्वारा शोध रकम ऐसे संदत्त करेगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, अपने द्वारा शोध रकम, ठीक है, यानी रिसीवर को जो देना है, पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट, यानी वही तो प्राप्त कर रहा है वाद की संपत्ति, वाद की संपत्ति को, वादग्रस्त संपत्ति की जो आय है वो कौन प्राप्त कर रहा है, वो तो रिसीवर ही प्राप्त कर रहा है, तो रिसीवर से वो आय शोध्य हो जाएगी। तो न्यायालय उसके बारे में कहे बैंक में जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, कहे न्यायालय में जमा करो तो न्यायालय में जमा करो, ठीक है। अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति को ही किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा। आपने जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, पता है बरसात आ रही है, खेत में गेहूं पड़ा, उठाए नहीं, उस खेत के लिए आप रिसीवर, जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम या घोर उपेक्षा। घोर उपेक्षा का मतलब उपेक्षा नहीं है, घोर, यदि कोई नहीं करेगा, ऐसी घोर उपेक्षा आपने की है और उसके कारण संपत्ति को हानि हुई है, तो यू विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। जो पर्सनली होंगे तो आपकी संपत्ति वगैरह सब बेची जा सकती है और आपसे उस चीज की वसूली हो सकती है। रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना, अब ये कर्तव्य ऊपर हैं, अगर ये आपने फॉलो नहीं किए, अगर इन ड्यूटीज को आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो आपका क्या होगा और कैसे कैसे उसको, आपकी ड्यूटीज को इन्फोर्स कराया जा सकेगा, इस संबंध में नियम 4 है। और अगर ना हो तो ड्यूटीज इंपोज करने का कोई लाभ भी नहीं। जब हम इन्फोर्स ही कराने की व्यवस्था नहीं करेंगे, बोले कि चोरी कोई नहीं करेगा, बोले करेगा तो, बोले तो कुछ नहीं, तो फायदा क्या है भाई। इस नियम को प्रवर्तित कराने के लिए फिर आईपीसी जो करेगा फिर 3 साल की सजा, फिर 3 साल की सजा कैसे देंगे, सीआरपीसी बताइए। तो ड्यूटीज जो रिसीवर की हैं उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए नियम 4 कहता है रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना, जहां रिसीवर अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में जो न्यायालय निर्दिष्ट करे देने में असफल रहता है, यदि आप अकाउंट नहीं दे रहे, अथवा अपने द्वारा शोध रकम ऐसे देने में असफल रहता है जो न्यायालय निर्दिष्ट करे, यानी तुमने छूट प्रॉपर्टी कलेक्ट कर ली और दे नहीं रहे हो, अथवा अपने जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या अपनी घोर उपेक्षा से संपत्ति को हानि होने देता है, वहां न्यायालय उसकी संपत्ति के कुर्क किए जाने का निर्देश दे सकेगा, नहीं दे सकेगा, नहीं किए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा, और ऐसी संपत्ति का विक्रय कर सकेगा। और आगमों का उपयोजन, यानी जो सेल प्रोसीड आएंगे, यानी सेल संपत्ति के, रिसीवर की संपत्ति के विक्रय से जो कुछ प्राप्त होगा, उसके द्वारा शोध पाई गई किसी भी रकम की या उसके द्वारा की गई किसी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कर सकेगा। आपने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो 2 लाख रुपए जो आपकी संपत्ति बेचने से प्राप्त हुए उनमें 2 लाख रुपए जमा कर लिए जाएंगे, या कोई नुकसान हुआ उसकी कीमत 2 लाख रुपए आई तो वो उसमें प्रतिपूर्ति करने के लिए कर सकेगा, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे रिसीवर को दे देगा, क्योंकि ठीक है जितना आपसे चाहिए था, कोई दंडित तो कर नहीं रहे, जो आपने किया उसका दंड आपको मिल गया, उतनी हम ले लेंगे, बाकी आपको दे देंगे, बाकी क्योंकि संपत्ति तो रिसीवर की है, उसी की बिकी, तो बाकी रिसीवर को दे दी जाएगी। अब कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, नियम 5, 1 और 5 यही पूछता है, 1 में कोर्ट और 5 में कलेक्टर। कहता है जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का समनुदेशन या मोचन कर दिया गया है, और न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबंध द्वारा होगी, वहां न्यायालय कलेक्टर की सहमति से उसे ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, कहता है कि जबकि वादग्रस्त संपत्ति कैसी है, भूमि है जिस पर राजस्व देय, जैसे खेत, हमने उदाहरण दिया था, अन्य भूमियां भी होती है जिन पर राजस्व देय होता है, लेकिन मुख्यतः खेत मान लें, एक खेत है उस पर राजस्व देय होता है, या ऐसी कोई भी भूमि है जिस पर सरकार को राजस्व देय, उसके संबंध में रिसीवर अपॉइंट होना है,
तो कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज बीन असाइन्ड और रिडीम्ड, या है तो वो ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर जिस भूमि पर राजस्व देय होता है, इन किन्हीं कारणोंवश राज्य सरकार ने उस भूमि का राजस्व माफ कर रखा है तो राजस्व देने वाली भूमि मूलता है, ठीक है। एंड द कोर्ट कंसीडर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न विल बी प्रमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर, और न्यायालय की ये राय है कि चूंकि सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है, इसलिए उसका भूमि का प्रबंध यानी बाढ़ग्रस्त संपत्ति का प्रबंध यदि कलेक्टर करे तो संबंधित पक्षों का अधिक भला होगा, ठीक है। देन द कोर्ट में with the consent of the collector appoint him to be receiver of such property, तो करेगा न्यायालय ही नियुक्त, रिसीवर न्यायालय ही नियुक्त करेगा, लेकिन कलेक्टर को ही रिसीवर नियुक्त कर देगा, ठीक है। लेकिन कलेक्टर को ही रिसीवर नियुक्त करने से पहले कलेक्टर की सहमति ये लेगा। वहां भी संबंधित व्यक्ति की सहमति ली जाती है, लेकिन वो लिखा नहीं है, लेकिन यहां कलेक्टर की सहमति ये लेगा, ठीक है। जनरली वहां भी ले लेते हैं, लेकिन यहां लेगा ऐसा लिख दिया, तो ये आदेश 40 हो गया। अब पीछे से चलेंगे, स्पेशल सूट यानी कल आदेश 27 पर बात करेंगे और 37 40 मतलब 37 तक लाना है, 10 वो स्पेशल सूट हैं, उसके बाद अपील बता के फिर ऑर्डर्स खत्म होंगे, फिर आगे देखेंगे 11